आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए BPSC 104 सब्जेक्ट कोड लाया हूं, जिसका टाइटल है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 ईयर्स के PYQ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को सही तरीके से प्रिपरेशन करके जाओगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 में से 100 अंक प्राप्त कर पाओगे। यह वीडियो इग्नू जून और दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए खास करके लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन आंसर में जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, है ना, ताकि ये वीडियो डालने के बाद आप लोगों के पास चले जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर, है ना, समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में दलीय व्यवस्था को परिभाषित कीजिए, यह समय के साथ कैसे बदलती है ना। आंसर है, भारत में दलीय व्यवस्था से तात्पर्य उस राजनीतिक प्रणाली से है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तथा सरकार बनाने और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। यह दल जनता की समस्याओं को उठाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। दलीय व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र का यह महत्वपूर्ण आधार है। अगला स्टेप है, स्वतंत्रता के बाद भारत में लंबे समय तक एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति रही, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व था। 1952 से 1960 के दशक तक कांग्रेस पार्टी ने लगभग सभी चुनावों में प्रमुख भूमिका निभाई, इसलिए इस काल को कांग्रेस प्रणाली भी कहा जाता है। अगला स्टेप है, समय के साथ 1967 के बाद राजनीतिक परिवर्तन हुए और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप में बहुल दलीय प्रणाली का विकास होने लगा। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिससे विपक्ष की भूमिका अधिक मजबूत हुई। 1980 और 1990 के दशक में गठबंधन की राजनीति का विस्तार हुआ और विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाने लगे। वर्तमान समय में भारत की दलीय व्यवस्था पूर्ण रूप से बहुदलीय और गठबंधन आधारित हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टियों के साथ अनेक क्षेत्रीय दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वृद्धि और मानव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि यानी कि ग्रोथ का अर्थ है कि किसी देश की आय, उत्पादन और भौतिक संसाधनों में होने वाली मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव वृद्धि। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और GDP में वृद्धि को देखा जाता है। वृद्धि केवल आर्थिक पक्ष पर ध्यान देती है और यह जरूरी नहीं कि इससे सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। अगला स्टेप है, इसके विपरीत मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का अर्थ है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, है ना। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जीवन प्रत्याशा
और जीवन स्तर जैसे गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव पहलुओं को शामिल किया जाता है। मानव विकास का उद्देश्य लोगों को अधिक सक्षम और अवसरों से युक्त बनाता है। चलिए अगला स्टेप है, मुख्य अंतर यह है कि वृद्धि केवल आर्थिक आंकड़ों पर आधारित होती है, जबकि मानव विकास व्यक्ति के समग्र कल्याण पर ध्यान देता है। वृद्धि में धन बढ़ सकता है लेकिन असमानता बनी रह सकती है, जबकि मानव विकास समान अवसर और बेहतर जीवन पर जोर देता है। वृद्धि आर्थिक प्रगति का सूचक है, जबकि मानव विकास सामाजिक और मानवीय प्रगति का व्यापक माप है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राजनीति में लिंग एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन कहता है भारतीय राजनीति में लिंग एक प्रमुख मुद्दा बन गया है ना, तो उसका टिप्पणी कीजिए करने बोल रहा है, टिप्पणी कीजिए, है ना, टिप्पणी करने बोल रहा है। तो टिप्पणी देखिए हम लोग आंसर देंगे कैसे। भारतीय राजनीति में लिंग यानी कि जेंडर एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ मुद्दा बन गया है। इसका अर्थ है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता तथा प्रतिनिधित्व को लेकर जो प्रश्न उठते हैं वे राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। ठीक है, भारत में लंबे समय तक महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में पीछे रख गया, लेकिन अब स्थिति बदल रही है ना। आज महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है। संविधान में समानता का अधिकार और पंचायतों में 33% आरक्षण जैसे प्रावधानों ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। अगला स्टेप है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित कई राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला आरक्षण विधेयक जैसे मुद्दों को समर्थन देते हैं, है ना। इसके बावजूद आज भी राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। सामाजिक रूढ़ियों, शिक्षा की कमी और लैंगिक भेदभाव इसकी प्रमुख बाधाएं हैं। अगला स्टेप है, आज लिंग संबंधी मुद्दे जैसे महिला सुरक्षा, समान वेतन, शिक्षा में समान अवसर और राजनीतिक भागीदारी पर अधिक चर्चा हो रही है। इस प्रकार लिंग भारतीय राजनीति में एक प्रमुख और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, जो लोकतंत्र की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन कहता है, भारत में पृथक राज्यों की मांग की विवेचना कीजिए, उदाहरण दीजिए, है ना। भारत में पृथक राज्यों की मांग की विवेचना करने बोल रहा है और उसके साथ साथ उसका उदाहरण देने बोल रहा है ना। चलिए अगला आंसर है, भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहां भाषा, संस्कृति, जाति, क्षेत्रीय असमानता और विकास के अंतर के कारण समय समय पर पृथक राज्यों की मांग उठती रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा, समान विकास और स्थानीय पहचान को सुरक्षित करना होता है। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग सबसे पहले मजबूत हुई है। इसी कारण 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद भी क्षेत्रीय असंतोष के कारण नए राज्यों की मांग जारी रही। अगला स्टेप है, उदाहरण के लिए तेलंगाना राज्य लंबे आंदोलन के बाद 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। इसी तरह छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड भी विकास और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर अलग राज्य बने।
पृथक राज्यों की मांग के पीछे मुख्य कारण में पिछड़ापन यानी कि पिछड़ापन, रोजगार की कमी, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और बेहतर प्रशासन की अपेक्षा शामिल हैं। कई बार यह आंदोलन शांतिपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे राजनीतिक रूप भी ले लेते हैं, है ना। भारत में पृथक राज्यों की मांग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो संघीय ढांचे के भीतर क्षेत्रीय आकांक्षाओं और विकास की आवश्यकता को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विप्लव के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन कहता है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विप्लव के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इसमें भी वर्णन करने बोल रहा है ना। तो चलिए वर्णन करेंगे, हम लोग आंसर देंगे वर्णन करके, है ना। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लंबे समय से अलगाववादी यानी कि अलगाववादी, अलग अलग भाषा यूज होता है, अलग अलग मतलब यहाँ कार्य होते रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अलगाववादी, है ना। क्या बोलते हैं? अलगाववादी आंदोलन और विद्रोह की घटनाएं देखने को मिलती रही, है ना। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं। सबसे पहला कारण जाति और सांस्कृतिक विविधता। अभी इससे पहले भी बोले थे कि कभी जाति का, कभी कुछ का, कभी कुछ, यानी कि कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा भाषा बोलते रहते हैं, इसके लिए जातिवादी में आ जाते हैं, है ना। तो इस क्षेत्र में अनेक जनजातियों रहती है जिसकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति और पहचान है। कई बार इन्हें मुख्य धारा से अलग महसूस होने लगा। दूसरा कारण आर्थिक पिछड़ापन और विकास की कमी है। उद्योग, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों में असंतोष बढ़ा। तीसरा कारण राजनीतिक उपेक्षा माना जाता है। लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। चौथा कारण सीमावर्ती स्थिति और घुसपैठ है। बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में अवैध प्रवास के कारण जनसंख्या संतुलन और संसाधनों पर दबाव बढ़ा। नहीं, प्रवेश बोले तो जैसे घुसपैठिया बोले तो कोई देश, एक देश से दूसरे देश में घुसना, इसी को बोलते हैं घुसपैठिया, है ना। या प्रवेश मतलब होता है किसी जगह को, किसी देश के अंदर जाना, घुसना, उसी को प्रवास बोलते हैं ना। चलिए अगला स्टेप। इसके अलावा कुछ संगठनों द्वारा अलग राज्य या स्वतंत्रता की मांग ने भी विद्रोह को बढ़ावा दिया। इस प्रकार पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह के कारण जटिल और बहुआयामी है, जिनका समाधान विकास, संवाद और राजनीतिक भागीदारी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति आधारित संगठन के उद्भव की विवेचना कीजिए, है ना। आंसर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति आधारित संगठनों का उद्भव चलिए फिर से बोल रहे हैं आंसर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति आधारित संगठनों का उपद्रव सामाजिक असमानता, ऐतिहासिक भेदभाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के कारण हुआ है। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार के साथ विभिन्न जातियों ने अपने अधिकारों की रक्षा और सुधार के लिए संगठित होना शुरू किया। जाति आधारित संगठनों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्थिति में सुधार, शिक्षा और रोजगार में अवसर प्राप्त करना तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना रहा है। समय के साथ जाति राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार बन गई और चुनावों में यह एक प्रमुख कारक बन गई। अगला स्टेप है
कई राजनीतिक दल जातियों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं, जिससे जाति आधारित राजनीति और अधिक मजबूत हुई है। विशेषकर पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य वर्गों ने अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आंदोलन किए और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई। इस प्रकार जाति आधारित संगठनों का उपद्रव सामाजिक न्याय और समानता की मांग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे कभी कभी सामाजिक विभाजन और तनाव की समस्या भी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 7, आरक्षण क्या है? संविधान सभा में आरक्षण व्यवस्था के पक्ष एवं विपक्ष में क्या तर्क थे ना? आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विशेष अवसर दिए जाते हैं ताकि सामाजिक समानता स्थापित की जा सके। संविधान सभा में आरक्षण के पक्ष में तर्क दिया गया कि भारत में सदियों से कुछ वर्गों के साथ सामाजिक भेदभाव और छुआछूत होती रही, इसलिए उन्हें समान अवसर देने के लिए विशेष सहायता आवश्यक है। इससे सामाजिक न्याय और समानता स्थापित होगी तथा वंचित वर्ग मुख्य धारा में आ सकेंगे। अगला स्टेप है, वहीं आरक्षण के विरोध में तर्क यह था कि यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और इससे योग्यता यानी कि मेरिट प्रभावित हो सकती है। कुछ सदस्यों का मानना था कि आरक्षण अस्थायी होना चाहिए ताकि समाज में अस्थायी विभाजन न बने। इस प्रकार संविधान सभा में आरक्षण को लेकर मतभेद थे, लेकिन अंततः सामाजिक न्याय की आवश्यकता को देखते हुए इसे संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, मतदान व्यवहार के अध्ययन के महत्व का वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख निर्धारकों को पहचानिए, है ना। आंसर है, मतदान व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह समझने में मदद करता है कि मतदाता किसी चुनाव में किस प्रकार और क्यों किसी विशेष उम्मीदवार या दल को चुनते हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। इसके अध्ययन से सरकारें और राजनीतिक दल जनता की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह नीति निर्माण में भी सहायक होता है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि कौन सी नीतियाँ जनता को प्रभावित करती है। इसके अलावा यह चुनावी परिणामों का विश्लेषण करने और भविष्य के चुनावों की रणनीति बनाने में भी उपयोगी है। अगला स्टेप है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारक कई हैं। इनमें सामाजिक कारक जैसे जाति, धर्म, वर्ग और लिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर और रोजगार की स्थिति भी मतदाता के निर्णय को प्रभावित करती है। राजनीतिक दलों की नीतियों, नेतृत्व की छवि, चुनावी घोषणाएं और प्रचार भी महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ ही क्षेत्रीय मुद्दे, मीडिया का प्रभाव और पारिवारिक परंपराएं भी मतदान व्यवहार को निर्धारित करती हैं। इस प्रकार मतदान व्यवहार अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों का संयुक्त परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में चुनावी राजनीति
में आरक्षण एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है। समझाइए। भारत में आरक्षण चुनावी राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय और समानता से सीधे जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति ST और बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। इसका उद्देश्य उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना था जो ऐतिहासिक रूप से वंचित और शोषित रहे हैं। चुनावी राजनीति में आरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण एजेंडा बना क्योंकि राजनीतिक दल वोट बैंक की दृष्टि से विभिन्न सामाजिक समूहों को आकर्षित करने के लिए आरक्षण नीतियों पर चर्चा और वादे करते हैं। लोकसभा और विधानसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है जिससे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। अगला स्टेप है, इसके अलावा पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% और कई राज्यों में 50% यानी कि 50% आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाई है। हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक भी इस मुद्दे को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। आरक्षण का मुद्दा चुनावों में सामाजिक न्याय बनाम मेरिट की बहस को भी जन्म देता है। इस प्रकार भारत की चुनावी राजनीति में आरक्षण न केवल प्रतिनिधित्व का साधन है, बल्कि यह रणनीति और सामाजिक परिवर्तन का भी प्रमुख आधार रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, विप्लव को समझाइए, इस आतंकवाद से किस प्रकार भिन्न है। विप्लव का अर्थ है किसी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था में तेजी और मूलभूत परिवर्तन लाना। यह परिवर्तन प्रायः जन सामान्य के व्यापक समर्थन से होता है और इसका उद्देश्य पुरानी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। विप्लव शांतिपूर्ण या हिंसक दोनों तरीकों से हो सकता है, लेकिन इसका लक्ष्य सामाजिक सुधार और जनहित होता है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति एक विप्लव था जिससे राजतंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की। इसके विपरीत आतंकवाद वह गतिविधि है जिसमें हिंसा, भय और डर का उपयोग करके राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। आतंकवाद में आम जनता को डराना, निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना और स्थिरता फैलाना मुख्य उद्देश्य होता है। स्टेप अगला, विप्लव और आतंकवाद में अंतर। विप्लव का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक सुधार होता है, जबकि आतंकवाद का उद्देश्य भय फैलाकर अपने हित साधना होता है। विप्लव सामान्यतः जन समर्थन पर आधारित होता है, जबकि आतंकवाद गुप्त और सीमित समूह द्वारा किया जाता है। विप्लव में परिवर्तन व्यापक और सकारात्मक होता है, जबकि आतंकवाद में विनाश और अस्थिरता अधिक होती है। विप्लव परिवर्तन और सुधार का साधन है, जबकि आतंकवाद भय और हिंसा का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और दलीय प्रणाली के विकास की व्याख्या कीजिए। आंसर है, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक मजबूत बहुदलीय प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल सक्रिय हुए। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC प्रमुख दल के रूप में उभरी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया
और स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति में प्रभुत्व बनाए रखा। समय के साथ दलीय प्रणाली में परिवर्तन आया और कई क्षेत्रीय तथा वैचारिक दलों का उदय हुआ। 1967 के बाद कांग्रेस का एकाधिकार कमज़ोर हुआ और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। 1977 में जनता पार्टी का गठन और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला स्टेप है 1990 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में बहुदलीय गठबंधन और क्षेत्रीय दलों की भूमिका और अधिक मजबूत हो गई। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के साथ साथ अनेक क्षेत्रीय दल जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय दलीय प्रणाली का विकास एक दल प्रभुत्व से बहुदलीय और गठबंधन प्रणाली की ओर हुआ है, जो भारतीय लोकतंत्र की विविधता और जटिलता को दर्शाता है। उन कारकों पर एक निबंध लिखिए जिनके कारण भारत में क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, उन कारकों पर एक निबंध लिखिए जिनके कारण भारत में क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ है। आंसर है, भारत में क्षेत्रीय दलों का गठन मुख्य रूप से देश की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता के कारण हुआ है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राज्यों की अपनी अलग पहचान, भाषा और संस्कृति रही है, लेकिन कई बार राष्ट्रीय दल इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहे। इससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक असंतोष बढ़ा और क्षेत्रीय दलों के गठन को बल मिला। अगला स्टेप है, दूसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक और विकासात्मक समानता और कुछ क्षेत्रों को अपेक्षित विकास, रोजगार और संसाधन नहीं मिल पाए, जिससे लोगों में यह भावना पैदा हुई कि उनकी समस्याओं को केंद्र की राजनीति में पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र राज्य संबंधों में तनाव और राज्यों को अधिक स्वायत्तता की मांग ने भी क्षेत्रीय दलों को जन्म दिया। अगला स्टेप है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दलों की कमजोर क्षेत्रीय पकड़, स्थानीय नेतृत्व का उदय तथा जाति धर्म आधारित सामाजिक समीकरण भी क्षेत्रीय दलों के विकास में महत्वपूर्ण रहे। इस प्रकार क्षेत्रीय दलों का उदय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की विविधता और स्थानीय आवश्यकताओं का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र में मतदान व्यवहार के निर्धारण में जाति और वर्ग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आंसर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान व्यवहार अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें जाति और वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विविध समाज में जाति मतदान व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। कई बार मतदाता अपने जाति, समूह, समुदाय या सामाजिक पहचान के आधार पर किसी विशेष दल या उम्मीदवार को समर्थन देते हैं। राजनीतिक दल भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति बनाते हैं। इससे वोट बैंक राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार वर्ग यानी कि क्लास भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अक्सर रोजगार, गरीबी उन्मूलन और कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर मतदान करता है, जबकि मध्यम और उच्च वर्ग विकास, स्थिरता और नीति आधारित मुद्दों को प्राथमिकता देता है। अगला स्टेप है, हालांकि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जाति और वर्ग का अत्यधिक प्रभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती भी है।
इससे मतदान का आधार मुद्दों और नीतियों के बजाय पहचान पर आधारित हो जाता है, जिससे स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। इससे सामाजिक विभाजन भी बढ़ सकता है। अगला स्टेप है, फिर भी यह भी सच है कि हाल के वर्षों में शिक्षा, शहरीकरण और जागरूकता के कारण जाति और वर्ग का प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ है और मुद्दा आधारित मतदान बढ़ रहा है। इस प्रकार जाति और वर्ग मतदान व्यवहार को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव धीरे धीरे बदल भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, उन कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए जिनके कारण भारत में स्वायत्तता आंदोलन हुआ, है ना। भारत में स्वायत्तता आंदोलन का उदय कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से हुआ। सबसे प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की केंद्रीकृत और निरंकुश नीति थी, जिसमें भारतीय को निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति नहीं दी गई। इससे जनता में असंतोष बढ़ा और स्वशासन की मांग उठी। अगला स्टेप है, दूसरा कारण आर्थिक शोषण और गरीबी था। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय उद्योगों और कृषि को नुकसान पहुंचाया, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप लोग अपने शासन की आवश्यकता महसूस करने लगे। तीसरा कारण शिक्षा और राष्ट्रवादी चेतना का विकास था। आधुनिक शिक्षा, प्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और स्वायत्तता की मांग को मजबूत किया। अगला स्टेप है, इनके अलावा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में स्वतंत्रता की लहर तथा कांग्रेस और अन्य संगठनों की भूमिका ने भी स्वायत्तता आंदोलन को गति दी। स्वायत्तता आंदोलन ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और आत्मशासन की बढ़ती आकांक्षा का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में धर्मनिरपेक्षता पर समकालीन बहस का वर्णन कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक मूल सिद्धांत है, जिसका अर्थ है राज्य का किसी भी धर्म के प्रति निष्पक्ष रहना और सभी धर्मों को समान सम्मान देना। लेकिन वर्तमान समय में इस सिद्धांत को लेकर कई तरह की बहसें और विवाद देखने को मिलते हैं। एक पक्ष का मानना है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन कमज़ोर हुआ है और राजनीति में धार्मिक पहचान का बढ़ता उपयोग चिंता का विषय है। चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक तनाव और कुछ नीतियों को धर्म से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति इस बहस को और तेज करती है। इससे सामाजिक एकता पर प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की जाती है। स्टेप है, दूसरे पक्ष का कहना है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल पश्चिमी देशों से अलग है, जहां राज्य सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति अपनाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य धार्मिक मामलों में सीमित हस्तक्षेप करता है ताकि सभी समुदायों की परंपराओं का सम्मान हो सके। इसके अलावा समान नागरिक सहित धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मुद्दे भी इस बहस का हिस्सा है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि अन्य इसे सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ मानते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता पर समकालीन बहस राज्य, धर्म और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 16, जाति आधारित संगठनों के उपद्रव और भारतीय राजनीति पर उनके प्रभाव पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन कहता है, जाति आधारित संगठनों के उपद्रव और भारतीय
राजनीति पर उनके प्रभाव पर एक निबंध लिखिए, है ना। भारत में जाति आधारित संगठनों का उपद्रव सामाजिक असमानता, भेदभाव और राजनीति प्रतिनिधित्व की कमी के कारण हुआ। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अन्य समुदायों ने अपने अधिकारों की रक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए गठबंधन बनाए। इनका उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर प्राप्त करना था। इन संगठनों का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि चुनाव में जाति एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है और राजनीतिक दल जातीय समीकरणों के आधार पर रणनीति बनाते हैं। इसे वोट बैंक रणनीति को बढ़ावा मिलता है। अगला स्टेप है, दूसरी ओर इन संगठनों ने सामाजिक न्याय को मजबूत किया है। इनके दबाव के कारण आरक्षण नीति लागू और विस्तारित हुई है, जिससे वंचित वर्गों को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में प्रतिनिधित्व मिला। अगला स्टेप है, हालांकि इसका नकारात्मक पक्ष भी है, क्योंकि इससे कई बार समाज में जातीय विभाजन और तनाव बढ़ा है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि जाति आधारित संगठनों ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 17, ओबीसी समूहों के लिए आरक्षण नीति पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, ओबीसी समूहों के लिए आरक्षण नीति पर चर्चा कीजिए, है ना। नहीं कि ओबीसी समूह क्या है, कैसा है, उसके बारे में चर्चा करने बोल रहे हैं ना। भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण नीति सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। ओबीसी वर्ग के सामाजिक समूह हैं जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों में पिछड़े रहे हैं। इनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की। मॉडल आयोग 1980 की सिफारिशों के आधार पर 1990 में केंद्र सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की नीति लागू की। यह आरक्षण शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक सेवाओं में लागू किया गया। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना और सामाजिक असमानता को कम करना था। इस नीति के कारण ओबीसी वर्गों की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में वृद्धि हुई। कई नए नेतृत्व उभरे और इन समूह को आवाज़ रणनीतिक स्तर पर मजबूत हुई। अगला स्टेप, हालांकि इस नीति पर कुछ आलोचनाएं भी हुई, जैसे कि मेरिट पर प्रभाव और समाज में विभाजन बढ़ने की आशंका। इसके बावजूद यह माना जाता है कि ओबीसी आरक्षण ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया। ओबीसी आरक्षण नीति भारत में सामाजिक समानता स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों पर टिप्पणियां लिखिए। बोडो समझौता, है ना। बोडो समझौता भारत सरकार और बोडो संगठनों के बीच शांति स्थापित करने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है। इसका उद्देश्य असम में लंबे समय से चल रहे बोडो आंदोलन को समाप्त करना और विकास सुनिश्चित करना था। इस समझौते के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR का गठन किया गया है, जिससे बोडो समुदाय को स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकार मिले। इससे क्षेत्र में शांति, विकास और स्थिरता बढ़ी। नंबर 2, गठबंधन राजनीति। गठबंधन राजनीति वह व्यवस्था है जिसमें कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। यह तब होती है जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। भारत में 1990 के बाद यह व्यवस्था अधिक प्रचलित हुई। इससे विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा, लेकिन कभी कभी सरकार में स्थिरता भी देखी गई। नंबर 3,
क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक दल होते हैं जो किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दल स्थानीय मुद्दों, भाषा, संस्कृति और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत में डीएमके, टीएमसी और एसपी जैसे कई क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं। ये लोकतंत्र को अधिक विविध और समावेशी बनाते हैं। नंबर 4, अकाली दल। अकाली दल पंजाब का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से सिख समुदाय के हितों पर प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य पंजाब के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है। यह दल पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और कई बार राज्य में सरकार भी बनाई है। नंबर 5, उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद। उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक समस्या रही है। यह मुख्य रूप से अलगाववाद, जातीय पहचान, आर्थिक पिछड़ापन और विकास की कमी के कारण उत्पन्न हुआ। नागालैंड, मणिपुर, असम और मिजोरम जैसे राज्यों में कई उग्रवादी संगठनों ने अलग राज्य या अधिक स्वायत्तता की मांग की। सरकार ने इसके समाधान के लिए कई शांति वार्ताएं, समझौते और सुरक्षा उपाय किए हैं। हाल के वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियां बनी हुई है। नंबर 6, जाति आधारित आंदोलन। जाति आधारित आंदोलन वे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो किसी विशेष जाति या समुदाय के अधिकारों, सम्मान और समान अवसरों की मांग के लिए किए जाते हैं। भारत में ऐसे आंदोलन सामाजिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ उभरे। इन आंदोलनों ने आरक्षण, शिक्षा और रोजगार में अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए दलित और पिछड़े वर्गों के आंदोलन सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि कई बार इससे समाज में जातीय तनाव भी बढ़ा है। नंबर 7, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जो सत्ता प्राप्त करने और सरकार चलाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। इनका उद्देश्य अपनी नीतियों और विचारधारा के आधार पर जनता का समर्थन प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली है जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के दल शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निर्जातीयता है ना। निर्जातीयता का अर्थ किसी समूह की साझा सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से है। यह पहचान लोगों को एक विशेष समुदाय से जोड़ती है। राजनीति में निर्जातीयता का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह चुनावी व्यवहार, राजनीतिक मांगों और सामाजिक आंदोलन को प्रभावित करती है। कभी कभी निर्जातीयता सामाजिक एकता को मजबूत करती है, लेकिन अधिक प्रभाव से यह विभाजन और संघर्ष का कारण भी बन सकती है। नंबर 9, पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह। पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह एक दीर्घकालीन समस्या रही है। यह मुख्यतः अलगाववाद, जातीय पहचान, आर्थिक पिछड़ापन और राजनीतिक उपेक्षा के कारण उत्पन्न हुआ है। नागालैंड, असम, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कई उग्रवादी संगठनों ने अलग राज्य या अधिक स्वायत्तता की मांग की। हिंसा, संघर्ष और अस्थिरता इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं रही है। सरकार ने शांति वार्ता, समझौते और सुरक्षा बलों के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। नंबर 10, पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन। पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन क्षेत्रीय और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। 1947 के बाद इस क्षेत्र में कई नए राज्यों का गठन किया गया, जैसे नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसका उद्देश्य स्थानीय जनता को बेहतर प्रशासन, सांस्कृतिक पहचान और विकास के अवसर देना था।
पुनर्गठन से क्षेत्रीय असंतोष कम करने और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने में मदद मिली। कल्याणकारी योजनाओं से भारत का विकास। भारत में कल्याणकारी योजनाएं गरीबी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन रही है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खाद्य सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन योजना। इन योजनाओं से गरीब और वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इससे सामाजिक असमानता कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद मिली है। हालांकि इनके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियों में भी सामने आती है। जातीयता और मतदान व्यवहार। जातीयता मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है। भारत जैसे विविध समाज में कई मतदाता अपनी जातीय पहचान के आधार पर मतदान करते हैं। राजनीतिक दल भी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर चुनावी रणनीति बनाते हैं। इससे वोट बैंक राजनीति को बढ़ावा मिलता है। हालांकि शिक्षा, शहरीकरण और जागरूकता के कारण अब धीरे धीरे जातीयता का प्रभाव कम हो रही है और मुद्दा आधारित मतदान बढ़ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं तक समाप्त होती है और मैं जाते जाते ये कह देता हूँ कि आपको कि आप कृपया करके मेरा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी शुरू में ही मेंशन किया गया है। अगर हमसे आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू से फॉलो करके मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।